फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का एक और नया पार्ट, है ना। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने इसका फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद हिस्ट्री को फिर से हम आगे लेकर के चलेंगे और आज इसके दूसरे पार्ट की साइड हम चलते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे क्या आज हम? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर का नाम क्या है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म का राइज होना और नेशनलिज्म का मेकिंग होना, दोनों में डिफरेंसेस के साथ इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखो, क्या हमने लास्ट चैप्टर में आपको, लास्ट वीडियो में हमने बता दिया था आपको, हमने नेपोलियन कोड के बारे में आपको बताया था, है ना। नेपोलियन कौन थे? जनरल का एक हेड था और उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने आसपास की जो भी टेरिटरीज थी उनको भी कंट्रोल करना उसने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेपोलियन कोड जो सिविल कोड था उसको लोगों ने पसंद किया था। उसमें जो भी प्रोविंसेस, जो भी उसने रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे वो लोगों ने पसंद किए थे। लेकिन जितना तेजी के साथ लोगों ने उसे पसंद किया, उतना तेजी के साथ लोगों ने उसको डिसलाइक करना भी स्टार्ट कर दिया। क्यों? वही वाली प्रॉब्लम आ जाती ना कि भाई डोमिनेंसी किसकी थी? नेपोलियन की थी। तो नेपोलियन के ही तो विचारों को चारों तरफ लेके जाया जाएगा ना। बस उसी के कारण नेपोलियन को थोड़ा सा लोगों ने डिसलाइक करना शुरू कर दिया था। थोड़ा सा चैप्टर यहाँ से हट के आ जाता है कि अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में अभी नेशनलिज्म बन कैसे रहा था, क्या शुरुआत हो रही थी, कैसे शुरुआत हो रही थी। ठीक है, नो नेशन स्टेट्स। अभी जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, ये जो जगह थी यूरोप में, इस टाइप की जो जगह थी, ये नेशन स्टेट्स नहीं थे। नेशन स्टेट्स हमने आपको पहले वाले वीडियो में क्लियर कर दिए थे, जहाँ पर सेम टाइप के लोग रहेंगे, सेम फीलिंग्स होगी, है ना। तो वो नहीं था। माने क्या था? वही कलेक्टिव आइडेंटिटी की कमी थी। ठीक है ना, इसीलिए तो एकजुट नहीं हो पा रहा था यूरोप सारा, है ना। क्योंकि सबका अपना अपना था, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज थी, सबकी अपने अपने रहने सहने का जो ट्रेडिशंस थे, जो कस्टम्स थी, सब कुछ अलग अलग था, है ना। सेम ऐसा ही यहाँ था। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे हमने एग्जाम्पल दे रखा है, ये किंगडम, डचीज और कैंटोन्स इस टाइप की चीज़ों में बटे हुए थे। जैसे किंगडम तो आपको क्लियर है, किंगडम माने राज्य, जो एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहता है और हर किंगडम का अपना अपना एक एम्परर होता है। ऐसे ही डचीज होते हैं और ऐसे ही सेम कैंटोन्स होते हैं। कैंटोन्स भी किसी भी कंट्री के एक वेरियस पार्ट्स होते हैं, उसको कैंटोन कहा जाता है। मीन्स क्या है कहने का कि यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड थे। तो जब पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होगी। जब पर्सनल आइडेंटिटी होगी तो भाई नेशन कैसे बन जाएगा? वहाँ पर सब लोग एकजुट तो हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते थे ना। वही पहले उसमें हो रहा था। जैसे यूरोप है, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो स्पेशली था, वो इसमें लैंग्वेजेस अलग हैं, कास्टिज्म अलग है, सबका अपना अपना रहता था। ठीक है ना। अच्छा, ये जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, ये ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के कंट्रोल में था। ऑटोक्रेटिक समझते हैं ना, विदाउट एनी कंट्रोल, है ना। उनका अपना चलता था, वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के कंट्रोल में था। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने बताया, हमने आपकी बुक में भी दे रखा हो, इसमें लिखा हमने हैब्सबर्ग एम्पायर था। हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, समझ लीजिए उसको पैच वर्क कहा जाता था। पैच जानते हैं ना, जगह जगह जैसे पैच, जैसे कोई चीज़ फट जाती है उसके ऊपर हमने कुछ भी चीज़ लगा ली, डेट इज कॉल्ड द पैच। तो वही था इसके अंदर, है ना। तो हैब्सबर्ग एम्पायर था, रूल्ड ओवर द ऑस्ट्रियन हंगरी। इसमें कितने सारे रीजन्स मिले हुए थे, समझ लीजिए। अल्पाइन रीजन ऑफ द टायरोल, ऑस्ट्रिया, सडरलैंड, बोमिया, है ना। और उसके बाद इसमें इटालियन स्पीकिंग लोग थे, प्रोविंसेस ऑफ द लोम्बरी एंड द वेनेटिया। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसमें कौन कौन से प्रोविंसेस थे हैब्सबर्ग एम्पायर में। तो ये आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। माने एक एम्पायर था लेकिन इतने सारी चीज़ों से मिल करके वो बना हुआ था। तो इसमें इतने ही सारे जगह जगह के लोग, जो लोग रहते थे, वो उन सबकी लैंग्वेजेस थी अपनी अपनी। तो वो सब, कोई जर्मन बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, बाकी इटालियन लोग बोलते थे। तो सब अलग अलग टाइप के यहाँ पर लोग रहते थे। ठीक है, चलते हैं और आगे चलते हैं। अब क्या हुआ? ये तो हो गया हमारे नेशन, इसकी बात, यूरोप की बात। आगे आ जाते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी अभी हमने आपको बता दिया, विदाउट एनी कंट्रोल। पर ये था क्या एरिस्टोक्रेसी? एरिस्टोक्रेसी एक्चुअली ये डोमिनेंट क्लास थी, कुछ ही सेलेक्टेड लोग थे और काफ़ी ये लोग रिच थे। रिच के साथ साथ ये लोग बहुत पावरफुल थे। ठीक है, इनकी अपनी क्लास थी, इनके अपने अपने एस्टेट थे, थोड़ी जगह में रहते थे, लेकिन अपना अपना था इनका, जो कुछ भी था वो कुछ सब कुछ इनका पास अपना था।
ठीक है, कुछ इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी हैं एरिस्टोक्रेसी की। जैसे डोमिनेंट क्लास थी, सबके ऊपर अपना अधिकार करना चाहते थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे ज़्यादातर लोग इसमें से, हाई सोसाइटी थी। ठीक है, उसके बाद मैट्रिमोनियल टाइप रहता था इन लोगों में। आपस में क्या होता था, आपस में एक दूसरे के साथ इन लोगों का मैट्रिमोनियल मीन्स शादी, जैसे एक इधर भी राजा है, एक और दूसरा राजा है, तो वो लोग आपस में ही अपने किंग और क्वीन या प्रिंस या प्रिंसेस के साथ शादी कर देते थे। ग्रुप थोड़ा था लेकिन बहुत पावरफुल था, समझ गए, यही था, इसी को कहते हैं हम एरिस्टोक्रेसी। पावरफुल बट फ्यू इन नंबर्स, नंबर्स बहुत कम थे, माने बहुत कम थे ये लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। समझ गए, कौन थे ये लोग, एरिस्टोक्रेसी थे। कुछ और भी आया यूरोप में, जैसे कि फार्मिंग का जो मेथड था, या फार्मिंग जो लोग करते थे, जो पीसेंट्स थे बहुत ज़्यादा थे। इसमें हमने सर्फ का नाम भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में। सर्फ मतलब जो लेबर क्लास के लोग थे, ज़्यादातर फार्मिंग उन्हीं लोगों से करवाई जाती थी जो लेबर के लोग थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो क्या आता है, यूरोप में आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे 19वीं सेंचुरी में फ्रांस में आ गया था, बहुत ज़्यादा आ गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, लोगों ने यहाँ पे काम करना शुरू किया, इंडस्ट्रीज बननी स्टार्ट हुई। इंडस्ट्री बनने से यहाँ पे एक ट्रिमेंडस चेंज आना शुरू हुआ। ट्रिमेंडस चेंज कैसे आया, लोग फार्मिंग से हट करके और इंडस्ट्री में काम करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। जब लोगों ने इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया तो उनके पास थोड़ा अपनी इनकम आनी स्टार्ट हुई। थोड़े से एजुकेटेड लोग भी थे उसमें, जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी उसमें आने जुड़ने शुरू हुए, और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो यहाँ पर राइज हुआ। ठीक है, अब लिविंग स्टैंडर्ड उनका बढ़ने से क्या होता है कि आपका माइंड खुल जाता है, फिर आपको लगता है कि नहीं भाई, हम क्यों ऐसे रहें किसी के भी अंडर में, क्यों नहीं हम अपना या अपने को लिबरल करना चाहते हैं, या फिर हमको भी लिबर्टी चाहिए, है ना। इससे पहले तो नहीं लगता था, उनको लगता था चलो ठीक है, जिसके अंडर में रह रहे हैं उसके अंडर में रह रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको रह लेंगे। लेकिन इसके बाद इसमें चेंजेस आने स्टार्ट हुए 19वीं सेंचुरी में। उससे पहले फ्रांस में यूरोप में आ रहा था, यूरोप की ईस्टर्न वेस्टर्न साइड पे यूरोप में आ चुका था। लेट टू द एवोल्यूशन ऑफ द वर्किंग एंड द मिडिल क्लास, सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आए वो मिडिल क्लास लोगों में आए। मिडिल क्लास लोगों का जो स्टैंडर्ड था वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ गया। बढ़ने से क्या हुआ, एजुकेटेड मिडिल क्लास, एवोल्यूशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक रीजन्स, उन्होंने इस एरिस्टोक्रेसी का यहाँ पर विरोध करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम इनके अंडर में नहीं रहेंगे, क्या करेंगे, हम अपने पर्सनल अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे। बस यहीं से क्या हुआ, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया। लोग चाहने लगे कि यूरोप में अब क्या होना चाहिए, नेशनलिज्म की फीलिंग आनी चाहिए, है ना। यूरोप कैसा होना चाहिए, अब लिबरल होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पढ़ लिख गए थे, कुछ एजुकेटेड हो गए थे, और कुछ तो उनके पास पैसा भी आ गया था। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था वहाँ पर। ठीक है, अब लिबरल, अब ये लिबरल वर्ड क्या होता है, ये दो स्फीयर में। अब चलते हैं हम लिबरल की साइड पे। तो भाई स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल मीन्स क्या होता है, सबको पता होता है, लिबरल मीन्स लिबर्टी होता है। ये लाइबर वर्ड था, लैटिन वर्ड था लाइबर, इसका मतलब था फ्री, ये वहाँ से निकल के आया था। सबको अब क्या चाहिए था, है ना, यहाँ पर लिबर्टी अब लोग चाहिए थी, सबको अच्छा लगता था कि लिबर्टी मिल जाए। तो लिबर्टी इन द सेंस ऑफ, देखो अगर पॉलिटिकल वे में हम लिबर्टी देखें तो लिबर्टी वो लोग क्या चाह रहे थे, लोग चाह रहे थे गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि जो गवर्नमेंट बने वो कंसेंट यानी कि सहमति से बने। सहमति किसकी, लोगों की सहमति, है ना। जैसे अपने इंडिया में बनती है ना गवर्नमेंट, है ना, हम लोग सब बुला करके वोट देते हैं, वोट देने के बाद में जो भी गवर्नमेंट मेजोरिटी में जाती है उसकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। ऐसा ही लोग वहाँ चाह रहे थे कि गवर्नमेंट कैसे बने, बाय कंसेंट बने। ठीक है, और क्या चाहते थे लोग, और लोग चाहते थे एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। किसी भी तरीके से ये जो ऑटोक्रेसी है ना, ऑटोक्रेसी है जो लोगों पर अननेसेसरी कंट्रोल करती है, वो किसी भी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो जाए। और क्या चाहते थे, अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियस बात है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन होगा जहाँ पर हम सारे लोग सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसीलिए वो लोग चाहते थे कि क्या हो जाए, नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया जाए, बन जाए, जिससे हम सारे लोग सेम रूल्स को फॉलो करें, कोई हमसे अपर ना हो, कोई हमसे लोअर ना हो, कि हम एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास ऐसे बांट रखा था, है ना। और जो प्रिविलेजेस उन लोगों को मिलते थे जो हाई क्लास सोसाइटी के थे, वो उन लोगों को नहीं मिलते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी मिले, जो भी मतलब जो भी प्रिविलेज है, जो भी सुविधाएं, जो भी फैसिलिटीज़ मिले, वो सबको एक सी मिले। We should have to follow the same rules and regulations that is mentioned in the constitution. Okay, representative government through parliament.
पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो, जैसा इंडिया में होता है। समझ गए? बिल्कुल पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट आए, ठीक है, और वहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के लिए रिप्रेजेंट हो जाए। अच्छा, आगे एबोलिशन ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स, जो प्रॉपर्टी का अधिकार था लोगों के पास जो मिला हुआ था, वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। क्या किया था, क्यों हम प्रॉपर्टी राइट की बात हम यहाँ पर कर दी हमने? पहले ऐसा हुआ था, हमने एक सफ्रेज वर्ड लिखा हुआ है। सफ्रेज वर्ड मीन्स होता है राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार यहाँ पर सबको नहीं था, पहले सिर्फ कुछ लोगों को दिया गया। उसके बाद फिर क्या कर दिया गया, उसमें से वुमेन हटा दी गई कि भाई वुमेन को अधिकार नहीं होगा। पहले जो था वुमेन को अधिकार नहीं था वोट देने का। और और जो था, जो प्रॉपर्टी राइट, मतलब जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी अपनी, सिर्फ वो लोग वोट दे सकते थे, बाकी लोग वोट नहीं दे सकते थे। तो इसी प्रॉपर्टी राइट को उन्होंने यहाँ पर क्या करवाना चाहिए थे, एबोल्यूशन, कि भाई प्रॉपर्टी हो या ना हो, वुमेन को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जैसे इंडिया में है अपने यहाँ सेम चाह रहे थे वो लोग कि भाई सबको वोट देने का अधिकार हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आगे हम वही वाली बात है, लॉ के आगे हम सब लोग बराबर हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया ना कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे, तो अपना अपना सब चलाते रहते, नहीं, वो चाहते थे कि बस लॉ की नज़र में सब सारे कैसे हो जाएं, सब इक्वल। जैसे अब हम इंडिया में रहते हैं, हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख्स हों, या हम कहीं से भी आए, हम सब लोग सेम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर लेते हैं, हम सब बराबर हो जाते हैं। ऐसे ही वो लोग चाह रहे थे कि हम इक्वल सब लोग हो जाएं। और जो भी प्रॉब्लम्स थी किसी भी तरीके की, जैसे हमने बताया कि राइट वोट देने का राइट नहीं था, वो यहाँ पर फिनिश कर दिया गया था। अब सबको वोट देने का अधिकार था। नेपोलियन के टाइम पे भी था कि वो उन्होंने प्रॉपर्टी राइट को बढ़ावा दिया था, तो वो भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, चाह रहे थे ख़त्म करना, वो चाह रहे थे। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक वे में क्या क्या चेंजेस हुए, ये तो बात रही कोई पॉलिटिकल वे के थ्रू। इकोनॉमिक वे में वो क्या क्या चेंजेस चाहते थे, क्या चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट पूरी तरीके से फ्री हो जाए, उस पर किसी का कोई प्रेशर ना हो, है ना। क्योंकि यूरोप एक कंट्री नहीं है, यूरोप क्या है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है ना, उसमें तमाम बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। तो वो तो हम तो यूरोप की बात कर रहे हैं ना इस टाइम पे, है ना। तो मार्केट को वो फ्री करना चाहते भाई, अगर यहाँ से निकल के सामान दूसरे कंट्री में जा रहा है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं, आराम से मूवमेंट हो सके विदाउट एनी कंट्रोल। ठीक। रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये स्टेट आ गया। ये जो स्टेट लेवल के उन्होंने वो बना रखे थे कि अगर एक से दूसरी जगह पे जाएगा तो उस पर उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस और बहुत सारे टैक्स इम्पोज कर रखे थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे। जब क्योंकि वो ख़त्म नहीं होगा तो भाई आगे कैसे ट्रेड बढ़ेगा, आगे कैसे काम होगा। अगर सारा हम टैक्स में ही पैसा दे देंगे तो हम क्या बचाएंगे, और इंडस्ट्रीज हमारी कैसे आगे बढ़ेंगी। तो ये धीरे धीरे कम किया गया। जो बहुत सारी चीज़ें बटी हुई थी, बहुत सारी करेंसी थी, बहुत सारे वेट और मेज़र थे, वो तो नेपोलियन ने कर रखे थे। नेपोलियन ने ये कर दिया था कि सबको क्या कर दिया था, सेम एक कर दिया था, है ना, एक सेम वेट और सेम मेजरमेंट सबका कर रखा था उन्होंने। करेंसी को भी 30 करेंसी थी, 30 करेंसी से 2 करेंसी पर लेकर के आ गए थे, है ना, क्योंकि दिक्कत होती थी ना, तो इतनी सारी करेंसी बढ़ गई, याद नहीं रहता था किसकी करेंसी में कितना कन्वर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है। ये सब चीज़ों से हटने के लिए 30 करेंसी को 2 करेंसी में कर दिया गया चेंज। ऐसी क्लॉथ के मेजरमेंट जो होता था, तो क्लॉथ का मेजरमेंट भी समझ में नहीं आता था, तो क्लॉथ के मेजरमेंट के लिए भी एक वर्ड लेकर के आए, जो क्लॉथ मेजरमेंट के लिए इन लोगों ने सब ने उसको सेम टू सेम अडॉप्ट कर लिया। जैसे हमारे ऑल ओवर इंडिया में है, सेम मेजरमेंट है ना, 10 रुपये का जो भी अगर एक नोट है तो 10 रुपये की जो जहाँ जो बैठा हुआ है उसकी सेम वैल्यू होगी। ऐसा ही अब लोगों ने धीरे धीरे वहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया। तो जितनी भी प्रॉब्लम ट्रेड में आ रही थी, उन ट्रेड की प्रॉब्लम को दूर करना कि यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर किया गया। और उन्होंने क्या किया, और उन्होंने इसके लिए उन्होंने 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाई, है ना, कस्टम यूनियन बनाई, जिसको उन्होंने जोलेवेरियन, उसको जोलेवेरियन भी बोला जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है आपके पेपर में। कस्टम यूनियन है जो 1834 में स्पेशली ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे कंजर्वेटिज्म की साइड में। हिस्ट्री टफ नहीं है, हिस्ट्री को आप एज ए स्टोरी पढ़ते चले जाएं। बस एक और चीज़ मेरी याद रखिएगा, वीडियोस आप पार्ट 1 देन पार्ट 2 देन पार्ट 3 ऐसे देखें। अगर आप बीच से किसी भी पार्ट को उठा लेंगे तो वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि स्टोरी जैसी चलती है ना, हिस्ट्री हमेशा एक स्टोरी रही है, स्टोरी जैसा पढ़ते जाइए, याद होती जाएगी आपको, रटने की तो बिल्कुल भी नीड ही नहीं है।
ठीक है ना। तो चलते हैं अब कंजर्वेटिज्म की साइड। तो स्टार्ट करते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। न्यू कंजर्वेटिज्म मतलब कंजर्वेटिज्म पहले हम ये बताते हैं कंजर्वेटिज्म क्या होता है। कंजर्वेटिज्म जैसे नाम से क्लियर है, कंजर्वेटिव माने अपनी पुरानी ट्रेडिशंस को वापस लेकर के आना। कंजर्वेटिव वही लिखा हुआ हमने, बिलीव दैट द एस्टेब्लिशमेंट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिलीज, ये सारी चीज़ें उनकी वापस आ जाना। तो ये न्यू कंजर्वेटिव स्टार्ट हो गया था आफ्टर 1815। तो भाई 1815 में क्या हुआ था, हम बताया था 1815 में नेपोलियन हार गया था। ठीक है, वो सबसे लड़ता था, इतनी सारी टेरिटरीज उसने अपने कंट्रोल में करी थी, तो नेपोलियन हार गया था। किससे हारा था भाई, तो आ जाते हैं नेपोलियन डिफीटेड वाटरलू। वाटरलू प्लेस का नाम है, उस प्लेस में 1815 में नेपोलियन हार गया था। ठीक है, ऐसी कौन सी पार्टीज थी जिनसे वो हारा था, तो 4 थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। यूरोपियन पावर ही थी। ठीक है, कहाँ पर हार गया था, ये वाटरलू में, इससे हार गया। उसके हारने के बाद में यूरोप में फिर से वापस कंजर्वेटिज्म की फीलिंग स्टार्ट हो गई, है ना। हालांकि जो कंजर्वेटिज्म लेकर के आ रहे थे वो ये कह रहे थे नहीं, नेपोलियन ने जो किया उसको भी रखो, है ना, मॉडर्नाइजेशन के साथ कंजर्वेटिज्म को अपनाओ। इतना पहले पुराने जितना जैसे जो तरीका था कि जो पहले राजा महाराजा थे और उनका जो सिस्टम चलता था उसी को फॉलो, उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं फॉलो करेंगे, उसमें चेंजेस के साथ, जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उसके साथ ही हम नए कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बता देंगे आपको। चलते हैं, पहले ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर क्या हुआ, है ना। चलो भाई, अब ये हार गया, हारने के बाद भाई जैसे संधियाँ सुनी है आपने, है ना, संधि सुनी होगी, ऐसी ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था। वियना एक जगह का नाम है, ट्रीटी ऑफ वियना, यानी वियना में एक संधि हुई थी। तो उसको होस्ट किसने किया था, ये ऑस्ट्रियन चांसलर थे, ये मेटरनिच, है ना। इनके मैंने समझ लीजिए इनकी देख रेख में एक ये यहाँ पर संधि हुई थी। उसका मेन मोटिव क्या था उस संधि का, एक साइड तो भाई नेपोलियन थे, एक साइड ये सारे लोग थे, तो मेन मोटिव क्या रखा गया, मेन मोटिव वाज टू अंडू द चेंजेस इनिशिएट बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे उसे तुरंत ही खत्म कर दो, है ना, और एंड टू रेस्टोर मोनार्की, और वापस मोनार्की को लेकर के आ जाओ। अब आपको लग रहा होगा ना, पहले मोनार्की कभी कुछ भाई यही सिस्टम है, ऐसे ही चलता रहता है। मोनार्की को ख़त्म किया था उन्होंने, अपना अच्छे फ्रीडम लेकर के आए, नहीं लोगों को समझ में आया, लोगों ने उनको ही हरा दिया। हराने के बाद फिर वापस कंजर्वेटिज्म की साइड जा रहे हैं, कंजर्वेटिज्म को भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़े से मॉडर्नाइजेशन के साथ तैयार हैं। ठीक है, वही हुआ। अब चलते हैं हम उधर साइड पे कि ट्रीटी ऑफ वियना में कुछ प्रोविजंस रखे हुए थे, माने कुछ बातों को इसमें रखा हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में अक्सर करके आता है ना। उसके साइड चलते हैं कि आखिर इस ट्रीटी ऑफ वियना में किन किन बातों पर ज़्यादा फोर्स या फोकस किया गया था। ठीक है, चलें उस साइड पे। सो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या प्रोविजंस हुए थे ट्रीटी ऑफ वियना में, राइट। तो प्रोविजन ट्रीटी ऑफ वियना 1815, वियना, राइट। रेस्टोरेशन ऑफ द बर्बन डायनेस्टी, जो बर्बन डायनेस्टी बना हुआ था उसका पूरी तरीके से रेस्टोरेशन कर दिया गया, हटा दिया गया उसको पूरी तरीके से। जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो आ गई थी, जो एस्टेब्लिश थी नेपोलियन के टाइम से, हटा दिया गया। टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय नेपोलियन टेकिंग बैक, और जो भी टेरिटरीज थी जो जिसे नेपोलियन ने एक्वायर कर लिया था, जिसे नेपोलियन ने जीत लिया था, उसे सबको वापस कर दिया गया। और आते हैं प्रिवेंटेड फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, फ्रेंच का एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर दिया गया, उसको रोक दिया गया कि फ्यूचर में वो आगे ना बढ़ने पाए। और क्या किया गया, प्रूशिया वाज गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर इंक्लूडिंग सैक्सोनी, ये पार्ट का नाम था, उसे प्रूशिया को उसकी न्यू टेरिटरी दे दी गई, और सैक्सोनी ये जो पार्ट था ये भी उसको दे दिया गया। किसे दिया गया, प्रूशिया को। ऑस्ट्रिया टू कंट्रोल नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। और क्या किया गया, नो चेंज इन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ये उसने किए थे, नेपोलियन ने इन 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन किया था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, बिल्कुल उसको अनटच,
कोई भी टच को टच ही नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। रशिया टू गेट पोलैंड, और रशिया को पोलैंड दे दिया गया। ये सारे पॉइंट्स आपको ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 पॉइंट्स प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना में एज इट इज लिखे हुए थे, तो ये आपको समझने हैं अच्छे से, ठीक है। ये हो गया, ये सारा हो गया। इसका मतलब क्या था कि कंजर्वेटिज्म का वापस यूरोप में आ जाना, ठीक है, कंजर्वेटिज्म आ गया। कंजर्वेटिज्म क्या था भाई, ये पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक था, पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक था, विदाउट एनी कंट्रोल, जो उनकी मर्जी होती थी वो लोग वो काम करते थे, ठीक है। और क्या करते थे, नो क्वेश्चनिंग अबाउट गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन, कोई भी बात पूछ नहीं सकते थे, ठीक है ना। और क्या था, नो टॉलरेंस एंड डिसेंटेड, वो टॉलरेट ही नहीं करते थे किसी भी बात को। अगर आपने कोई भी आप बात को आप कह ही नहीं सकते थे किसी से उनके अगेंस्ट में, वो टॉलरेट नहीं करते थे, माने वो आपकी बात को सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको तुरंत ही पनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्या हुआ था, सेंसरशिप, सेंसरशिप बहुत ज़बरदस्त थी भाई उन लोगों की। मैं सेंसरशिप जानते हैं ना, जैसे मूवीज से पहले उसको सेंसर किया जाता है, या फिर कोई भी ऐसी मूवी आने से पहले कि अब वो ऐसी कोई भी बात लोगों के बीच में ना आ जाए जिससे लोगों के व्यूज़ पर खराब असर पड़े, तो सेंसरशिप बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो मतलब अब आप समझें कि वापस क्या आया था हमारे इसमें, वापस इसका मतलब मोनार्कीज आ गए थे, वापस सब कुछ पहले जैसा हो गया था, है ना। फिर भी लोग वो ये लोग वो कोशिश करते थे, कि किसी भी तरीके जो फ्रेंच में हुआ, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उसकी मेमोरीज लोगों में ना आने पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पुरानी कुछ भी बातें जरूर से लोगों के दिमाग में बैठी रहती हैं। आखिर जब हमने उसने मोनार्की को हटवाया, वहाँ से मोनार्की सिस्टम हटा, ठीक है, लोग लिबरल हुए, लिबरल से फिर से मोनार्की सिस्टम, फिर से वही कंजर्वेटिज्म क्यों आ गया, क्योंकि लोगों के दिमाग से वो नहीं निकला था, उन्हें वही ट्रेडिशन, वही जो अपनी सब चीज़ें थी वही पसंद आ गई थी। फिर से लोग इस तरीके के व्यवहार से लोगों को फिर परेशानी होना शुरू हो गई, और लोगों के मन में, दिमाग में फिर से रिवॉल्यूशन का जो एक कीड़ा होता है ना, वो यहाँ पर रहने लगा था। ये गनीमत थी कि प्रेस थी उनके पास, प्रेस मतलब प्रेस के थ्रू, न्यूज़पेपर्स वगैरह में के थ्रू वो कुछ बातों को अपने पास इकट्ठा कर सकते थे, या वो कह सकते थे लोगों से। तो भाई अब बहुत एक मज़ेदार इसमें फिर से टर्निंग पॉइंट आ गया, यहाँ पे फिर से रिवॉल्यूशन होगा, समझ रहे हैं ना आप। मतलब हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती है, एक के बाद एक, मतलब एक अच्छा हो जाएगा, फिर से कुछ होगा, फिर कुछ आ जाएगा, फिर उसके बाद कुछ होगा, ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है ये, है ना। उसके बाद फिर से ये सब कुछ, और अब फिर से रिवॉल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट होगा। बस उस रिवॉल्यूशन के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरे वीडियो नंबर 3 यानी कि पार्ट 3 इसी चैप्टर का। तो मिलते हैं उस पार्ट पर, जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और स्टोरी जैसा याद करिए, स्टोरी जैसा याद कीजिए। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।